हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 टू पावर n एक हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है क्या ये n की किसी वैल्यू के लिए जीरो पे एंड करेगा। सबसे पहले इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। ये सवाल एक्चुअल में हमसे पूछ क्या कह रहा है? 6 पावर n मतलब क्या हुआ? यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर दिया गया और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो अगर 6 पावर 1 हो तो आप लोग मालूम है ये 6 होगा। अगर 6 पावर 2 होता तो क्या हो जाता? ये 6 इंटू 6 मीन्स 36। अगर ये 6 पावर 3 होता तो क्या हो जाता? 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। डैश 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 करते जाते हैं, एन की वैल्यू रखते जाइए। तो क्या ये कभी एंड मतलब ये जो यूनिट डिजिट है वंस प्लेस, क्या वो कभी जीरो होगा? क्वेश्चन हमसे केवल यही पूछ रहा है कि 6 टू पावर एन जो एक एक्सप्रेशन है इसमें एन की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये एक्सप्रेशन जीरो पे एंड करेगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का ये, और बहुत आसान भी है। इसको समझने के लिए हमें एक बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी नंबर जीरो पे एंड जब करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो 10 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर, अगर कोई नंबर जीरो पे एंड कर रहा है तो 10 से डिविजिबल होगा। और 10 से डिविजिबल नंबर हम ये देखते हैं कि जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम 6 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा लिख लें। इफ़ एनी नंबर हैव ज़ीरो एट इट्स यूनिट प्लेस then it will be divisible by 10. Therefore it will also be divisible by 2 and 5 as 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। कोई भी नंबर जब 10 से डिविजिबल है तो 2 और 5 से डिविजिबल क्यों होगा? क्योंकि 10 जो है 2 और 5 के फैक्टर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर जीरो पे एंड होता है, यानी कि क्या ये 10 से डिविजिबल है। और 10 से डिविजिबल होने के लिए हम 6 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। टू एंड थ्री, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 एंड 3 मीन्स ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। कोई भी नंबर 5 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 5 हो और यहाँ पे 5 नहीं है। इट मीन्स ये कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और चूँकि ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 10 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जो 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो हम लिख सकते हैं therefore it will not be divisible by 5 as it has not 5 in its prime factors। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई भी नंबर अगर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है
तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, और जो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं कर सकता। और 5 से डिविजिबल होने के लिए भी 0 पे एंड होना चाहिए, ये भी आपको 5 की डिविजिबिलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से जो हम लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ी देखी, इससे वेरीफाई होता है, साबित होता है कि 6 टू पावर n विल नेवर एंड विद 0, कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा, चाहे हम n की कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ओके, तो हम ये लिख लेते हैं, बस हमारा सवाल खत्म हो गया यहाँ पे। इसमें और कुछ करना नहीं था, सिर्फ स्टेटमेंट का सवाल है, वो आपको इसकी बेसिक प्रॉपर्टी समझनी थी। कोई भी नंबर 0 पे तभी एंड होता है जब वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 5 की डिविजिबिलिटी चाहिए, और यहाँ पे और 2 की और 5 की डिविजिबिलिटी मीन्स उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों चाहिए। यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और कोई भी नंबर जब 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो 0 पे एंड भी नहीं करेगा। ओके, therefore 6 to power n will never end with digit 0 for any value of n या एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। ओके, ये हमारा सवाल हो गया। इसमें कुछ कठिनाई नहीं थी, बट ये ध्यान रखना है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत केयरफुली इसको समझना है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो समझनी है, और इसका एक्सप्लेनेशन आपको ठीक से लिखना है। आपके एग्जाम्पल में भी एक सवाल दिया गया 4 टू पावर n, एक्सरसाइज में है 6 टू पावर n, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से है। NCERT के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाते हैं उसमें ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें दो नंबर दिए गए, एक ये एक्सप्रेशंस हैं, तो हमें बताया कि ये कंपोजिट क्यों हैं, जबकि ध्यान से देखो इसके सभी नंबर, सभी टर्म्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, और फिर भी कहता है वाई आर दे आर कंपोजिट नंबर्स। तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये डिफाइन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो है वो या तो 1 से डिवाइडेड होगा या खुद अपने नंबर से डिवाइड होगा। वेयर एज जबकि कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जो कंपोजिट नंबर है उसमें 1 और खुद नंबर के अलावा कुछ दूसरे फैक्टर भी होते हैं, मतलब वो किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा। देखो प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, और कंपोजिट नंबर 1 और अपने आप के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होता है, वो कंपोजिट है। तो हमें यही बताना है कि ये क्यों कंपोजिट है। क्या है हमारे पास? सबसे पहला एक्सप्रेशन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपके पास दो टर्म है, एक ये और एक ये। इसमें से हम लोग 13 कॉमन हमें दिख रहा है, तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 7 इंटू 11 और यहाँ बचेगा 1, तो आगे क्या हो जाएगा? 7 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 77, 1 कितना हो जाएगा? 78। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 6, 13 स्क्वायर इंटू 6। ये है क्या? ये इसी एक्सप्रेशन का नेक्स्ट है टर्म, यानी कि हम इसी नंबर को, जो भी ये नंबर बन के तैयार होगा उसको हम ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं, और बाद में हमें दो नंबर मिल गए 13 एंड 6, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो ये वेरीफाई होता है इससे कि द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल हैज़ 13 एंड 6 एज इट्स फैक्टर्स। तो हम लिख देते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 एंड 13 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ।
the given expression has factors 13 and 6 other than 1 and itself. Therefore, the given expression is a composite number. वेरीफाई हो गया कि ये जो है इसलिए कंपोजिट है क्योंकि इसमें 13 और 6 1 और इटसेल्फ 1 और खुद के अलावा 13 और 6 दो और फैक्टर हैं, और जब भी 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आएगा तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हमारा कंपोजिट वेरीफाई हो गया। और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या कहता है हमारा? सेकेंड एक्सप्रेशन क्या था? 7 6 5 4 3 2 1। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब इस पूरे में देखो 5 इस दो टर्म में, एक टर्म ये इतना सारा और एक टर्म ये, तो इन दोनों में 5 कॉमन है तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? 7 × 6, 5 तो निकल गया, क्या बचा? 4 3 2 1 और यहाँ भी 1 बचा। इन सब का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 × 1009। और 5 और 1009 ये दोनों ही प्राइम नंबर है। 1009 भी इसका प्राइम फैक्टर नहीं होता है, ये प्राइम नंबर है। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन था ये भी दो फैक्टर रखता है, इसके भी दो फैक्टर हैं 5 और 109। हियर 5 and 1009 are two factors of given expressions other than 1 and itself. Therefore, the expression is a composite. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग सॉल्व किया और सॉल्व करके ये दिखाया कि इसमें जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका जो भी नंबर बन के तैयार होगा उसके अलावा इसमें दो फैक्टर हैं 13 एंड 6, और उसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व किया और ये दिखाया कि जो भी नंबर ये बन के तैयार होगा उसमें दो फैक्टर हैं 5 और 1009। और जब भी किसी नंबर में किसी भी एक्सप्रेशन में उस नंबर के अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स मिल जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, और यही हमें वेरीफाई करना था, ये कंपोजिट नंबर है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम लोग वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि इस पूरे काम को करने में यानी कि उस पूरे राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज कि ये दोनों सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं
और इनमें एलसीएम करना होता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि 3 घंटियाँ लगी हुई हैं और 1 घंटी 5 मिनट में, दूसरी घंटी 7 मिनट में, तीसरी घंटी 9 मिनट के बाद बजती है। अगर तीनों घंटियों को पहली बार एक साथ बजाया जाए तो दोबारा कितनी देर बाद तीनों घंटियाँ फिर एक साथ बजेंगी। इस तरह क्वेश्चंस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी में एलसीएम होता है। तो बिना कुछ घबराए, बिना कुछ सोचे समझे आप एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। और एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टर जो होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं वो उनको हम लेते हैं। 2 मैक्सिमम इसमें है और 3 मैक्सिमम इसमें है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद रवि और सोनिया दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से एक साथ मिलेंगे। इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 1.2 कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में 1.3 शुरू करेंगे। तब तक आप इन सवालों कीजिए, समझिए। और अभी मैं आपको 2 वीडियो शाम तक और दे दूंगा ताकि एक्सरसाइज जल्दी खत्म, चैप्टर खत्म हो और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करें। ओके।